Hey guys, my name is Preyashi Batswal and welcome to my channel called आचार्य प्रेयशी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं important topics for paper 2 labor welfare industrial relation and HRM for NTA NET JRF 2020 examination in code 55। तो आज के सेशन में हम आपके साथ एक डिस्कशन करेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 1 इज एंटायरली डेडिकेटेड और दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो कुछ ऐसे पोर्शन की मैं यहाँ पे बात करूंगी। एक डिटेल सिलेबस तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है ही, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट with the development of the management thought। So development of management thought की जहां पे बात आती है गाइस, तो यहाँ पे आपको different schools of management thought पे फोकस करना है, जहां पे आपकी different approaches आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डेफिनेटली स्टडी करेंगे the contribution of the different management philosopher or the thinker, like you cannot skip the contribution given by the F.W. Taylor, Henry Fayol, Elton Mayo. Then we have a Mary Parker Follett and C.I. Bernard, and one more name which is not written in your syllabus, but you can actually expect 1 to 2 questions from that topic, यानी कि contribution of the Herbert Simon। So Herbert Simon का contribution भी उतना ही important role play करता है जितना कि बाकी सारे management philosophers के contribution role play करते हैं, and यहाँ से आपको definitely questions देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करेंगे गाइस कुछ अप्रोचेस के बारे में, जैसे कि बिहेवियरल अप्रोच है, साइंटिफिक सिस्टम अप्रोच है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, कंटिजेंसी अप्रोच है। ये ही उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि बाकी सब टॉपिक इस यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे ध्यान देना है जो कि डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट के अंदर आता है, जैसे कि आप डेफिनेटली एम्फेसिस करेंगे आपका क्लासिकल अप्रोचेस पे, नियो क्लासिकल अप्रोच पे एंड मॉडर्न अप्रोच पे, क्योंकि यहां से एग्जामिनेशन में दिसंबर 2019 में ऑलरेडी एक एग्जाम में पेपर क्वेश्चन बना है, राइट। अब चलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डेफिनेटली यू विल बी कवरिंग द प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट you will also cover one of the very important contribution related to the functions of management which was given by Luther Gulick। So Luther Gulick का जो post corp का function है वो भी आपको याद करना है, वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वहां से भी previous year NTA ने और previous year exams में questions देखे गए हैं। Now let's completely move towards the unit 2 which is absolutely based on the human resource management, a very important aspect। So यहाँ पे आप बात करेंगे you can actually expect question from the human resource planning। human resource planning क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल डेफिनेटली सी क्वेश्चंस from job analysis that comprises 2 important parameters, job description and job specification। We have seen one question from job description in the December 2019 paper। Then yes, recruitment, selection, placement, induction, training and development। training and development अपने आप में ही काफी wide topic है, जहां पे आपको ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, उन सभी पैरामीटर्स को डेफिनेटली स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Then we'll talk about performance management। So performance management में guys हम 2 important aspect के बारे में बात करते हैं, potential appraisal and performance appraisal के बारे में। Then we have job evaluation, compensation management, जहाँ पे हम wages and salary administration से related topic भी पढ़ते हैं, हम incentives की बात करते हैं, हम wages की बात करते हैं, types of incentive की बात करते हैं, individual based होता है, आपका group based होता है। तो ये सारे के सारे important concept आपको compensation management में पढ़ना is very very important। Then we have again employee benefits and incentive, again a part of compensation management। And then very important topic managing the career। managing the career में आपको 3 एस्पेक्ट पे काम करना है, career management, करियर प्लानिंग एंड करियर डेवलपमेंट। उसी के साथ एक और क्वेश्चन एग्जाम में जो बनता है वो बनता है आपके करियर एंकर से। सो ये कुछ छोटे छोटे एस्पेक्ट्स है एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। अब बच्चा गलती क्या करता है, उसने देखा मैनेजिंग द करियर है, वो पढ़ रहा है नेचर ऑफ करियर,
मैनेजमेंट, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ करियर मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ करियर मैनेजमेंट, तो उससे क्वेश्चन नहीं बनता। ये एनटीए का एग्जाम है, नेशनल लेवल पे एक एग्जाम होने जा रहा है जो आपकी डोमेन में कितनी एक्सपर्टीज है उसका एनालिसिस करता है। तो आपको बेसिक तो अंडरस्टैंडिंग रखनी ही है, लेकिन एक टॉपिक के एक वाइड स्कोप को भी कवर करना है। एंड अगर बात मैं वाइड स्कोप की कर रही हूं तो यहाँ पे करियर मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको बताया, करियर प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट एंड करियर एंकर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस न्यू ट्रेंड्स इन एचआरएम के बारे में। सो न्यू ट्रेंड्स की बात करेंगे तो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जो एचआरएम के लिए अभी है, यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट लाइक 21st सेंचुरी में जो एचआरएम के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन इज अ चैलेंज, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट। कंटेम्प्रेरी कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ पे, कुछ एमर्जिंग ट्रेंड्स या कॉन्सेप्ट की हम बातें करते हैं, जैसे नॉलेज मैनेजमेंट है, टैलेंट मैनेजमेंट है, एक नया ट्रेंड, एक नया एस्पेक्ट एचआरएम में है। तो इन सभी एस्पेक्ट को कवर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे गाइस यूनिट 3 की। सो यूनिट 3 इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट, जहां पे हम एक ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली कवर करेंगे कि व्हाट आर द अजम्पशंस व्हिच आर रिलेटेड टू एचआरडी, व्हाट आर द एचआरडी मैकेनिज्म, व्हाट आर द मॉडल्स रिलेटेड टू द एचआरडी, राइट। एचआरडी का कल्चर क्या होता है, एचआरडी क्लाइमेट का क्या मतलब होता है, जहां पे हम ऑक्टापेस के बारे में बात करते हैं। डेफिनेटली आप मेरे वीडियोस में इसको भी आपको ये सब भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ गाइस एचआरडी इंटरवेंशंस क्या होते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय एचआर अकाउंटिंग, हम एचआर अकाउंटिंग से हमारा क्या मतलब है, तो ये सारी की सारी चीजें विल डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। एचआरडी इंटरवेंशन क्या है, एचआरडी अकाउंटिंग क्या होता है, एचआरडी ऑडिट क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके के टाइप्स अगर यहाँ पे मेंशन है तो उस पे भी आपका बात करना तो बिल्कुल बनता है। उसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट का कुछ एस्पेक्ट आपको जरूर कवर करना है। यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम द नॉलेज मैनेजमेंट एंड 1 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉपिक कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। बहुत ही छोटे टॉपिक है, आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है एंड बेसिक लेवल पे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एब्सोल्युटली एसोसिएटेड विद यूनिट 3, दैट इज इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दिस यूनिट, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन कुड बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस कंटेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पे बात करेंगे दैट व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल एचआरएम। इंटरनेशनल एचआरएम की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में हमें उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ आईएचआरएम, क्या फंक्शन होता है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, क्रॉस कल्चरल स्टडीज हम लोग कैसे करते हैं, क्या होता है एक्सपैट्रिएट, क्या होता है रिपैट्रिएशन, डिपार्चर क्या होता है। उसके बाद कुछ मॉडल्स ऑफ आईएचआरएम की हम बात करते हैं जो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है लेकिन आपको पढ़ना है। मॉर्गन का जो मॉडल है, इथनोसेंट्रिक अप्रोच, जियोसेंट्रिक अप्रोच, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है, रीजोसेंट्रिक अप्रोच आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। होस्ट कंट्री नेशनल, होम कंट्री नेशनल, पॉली कंट्री नेशनल, सो ये इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को कैसे मिल सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है मैच द फॉलोइंग, या 2-3 स्टेटमेंट आपको दे देंगे। यू रियली हैव टू रिकॉग्नाइज द काइंड ऑफ द नेशनल, क्या वो होम कंट्री नेशनल है, क्या वो होस्ट कंट्री नेशनल है, या वो पॉलीसेंट्रिक है, ठीक है। यस, सो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स के मॉडल अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड की एस्पेक्ट। Yes, next we have a very important unit guys, unit 4, absolutely based on the organization behavior itself. So here you will definitely cover some important aspect of the basic understanding of the OB, which is very important. You can expect 1 question of the basic understanding। जैसे बात अगर मेरी basic understanding की करी तो आपको पता होना चाहिए OB के मॉडल्स कौन से हैं, जैसे ऑटोक्रेटिक मॉडल है, सपोर्टिव मॉडल है, ठीक है, कॉन्जिलियल मॉडल है, उसके बाद आपका पैटर्नलिस्टिक मॉडल है। तो यू रियली need to have a very good understanding about that. Then we have exclusive different topics and a very lengthy topic, I would say, personality, type A personality, type B personality, theories related to personality. Then we have a perception, and important questions could be from the perception, the errors, perceptual biasness, जो errors हमारे पास होते हैं, stereotyping, prejudices, horn effect, halo effect, राइट। फिर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की जहां तक बात है तो वहां पे आप लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थ्योरीज पढ़ सकते हैं।
attitude, जहाँ पे what do we mean by attitude, how the attitude and behaviors we can put both of them together, क्या theories है जैसे कि cognitive dissonance theories related to attitude, you really need to understand this. Then we have a concept related to motivation. This unit is quite lengthy one, and motivation में हम यहाँ पे need based theory, कंटेंट और प्रोसेस बेस्ड थ्योरी, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, है ना, तो बहुत सारी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इस यूनिट से डेफिनेटली एसोसिएटेड है. उसके बाद इंटरपर्सनल बिहेवियर क्या होता है, ग्रुप डायनेमिज्म, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की फॉर्मेशन कैसे होती है. आपके पास एक ग्रुप फॉर्मेशन का पूरा एक टॉपिक हमेशा से पूछा जाता है. फॉर्मिंग होता है, स्टॉर्मिंग होता है, नॉर्मिंग होता है, देन परफॉर्मिंग होता है, देन एडजॉर्निंग होता है. Then we have a leadership. Again, leadership की theories, styles of leadership क्या है, very very important. उसके बाद communication. Again, communication unit 1 में भी पूछा जाता है, unit 4 में भी पूछा जाता है. Wheel है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है. व्हील हो गया आपका, चेन हो गया आपका, सर्कुलर हो गया. सो इस तरीके से कम्युनिकेशन पूछा जाता है. इनफॉर्मल में भी आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन कवर्ड होते हैं, जो कि हम टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं. यू कैन एक्चुअली एक्सेस दैट ऑल्सो. Then from power and authority we can expect one question, and that is not mandatory कि पूछा जाता नहीं भी जाता. तो अगर आप पावर एंड अथॉरिटी के केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हो और रेस्ट ऑफ दी चीजों को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो चलेगा. बस पावर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर को कवर करना है. दैट्स इट. रेफरेंट पावर, एक्सपर्ट पावर, इन सभी चीजों को बस आपको कवर करने की जरूरत है. Then we have a stress. What do we mean by stress? Types of stress and coping strategy for stress. कौन सी strategies हैं जो यहाँ पे आप use कर सकते हैं. Then we have a organizational change and development. Very very important topic, and इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है Kurt Lewin का मॉडल. Refreezing, unfreezing, changing and refreezing. Very important aspect. We have seen lot of questions. I mean repetitively यहीं से question हमेशा एग्जाम में बना है. इसी को हम force field analysis भी कहते हैं. So this is going to be very very relevant, very very effective and important for your examination. Now coming towards the unit 5, which is absolutely based on the industrial relations itself. So industrial relations की बात करें, what do we mean by industrial relations? What are the actors which are associated with the industrial relations? Important aspects, the approaches, है ना. डुलनप की सिस्टम अप्रोच है, क्या अप्रोच होती है, सो उस पे एम्फोसिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या एक्टर्स एसोसिएटेड है, क्या मॉडल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन का क्या मतलब होता है आईआर में, बाइपर्टिज्म बॉडी कौन सी है, ट्राइपर्टिज्म बॉडी कौन सी है ना. बाई मतलब 2 bodies involved, ट्राई मतलब 3 bodies are involved. Then we have a concept related to collective bargaining, very important and one of the important tools of trade union. Then workers participation in the management, grievance handling, क्या procedure होता है, open door policy होता है. Then we have a step ladder procedure which is very very important. Then disciplinary action में types of discipline, पॉजिटिव डिसिप्लिन होता है, नेगेटिव डिसिप्लिन होता है. उसके बाद आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिसिप्लिन के बाद क्या प्रोसीजर होता है ना. चार्जशीट फाइल करते हैं, डोमेस्टिक इंक्वायरी करते हैं, तो ये एक प्रोसीजर पूछा जाता है जहां पे आपको उसको सीक्वेंस करना होता है. देन वी हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत अच्छे से है ना कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, क्या क्या चीजें कोड ऑफ कंडक्ट में कराई गई हैं. देन इंडस्ट्रियल रिलेशन विद द चेंजिंग सिनेरियो, ठीक है, आप इसको थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. बट यस, एम्प्लॉयर्स एक ऑर्गेनाइजेशन से भी 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं ना. AIOE है, बहुत सारे आपके जो है फिक्की है, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशंस है, तो यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पहले भी आया है और आगे भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है. Then we have very important act or very important topic, that is a trade union, right? So what do we understand by the trade union? The concepts related to trade union, evolution related to the trade union, what are the problems of trade union in India? जैसे इंटर राइवलरी हो गया है ना, पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो जाता है, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद आउटसाइड लीडरशिप का प्रॉब्लम है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. देन ऑफ कोर्स द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस एसोसिएटेड विद द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. Now quickly proceed with unit 6, which is absolutely based on the industrial dispute. Again very very important topic along with the important act, ठीक है. So what are the factors which are responsible for the dispute? What are the forms like strike है, lockout है, घिराव है, picketing है, राइट, अब बॉयकॉट है.
उसके बाद प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट मशीनरी, यस यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चन और समटाइम्स लाइक 3 to 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 10। प्रिवेंटिव मशीनरी कौन से हैं, सेटलमेंट मशीनरीज कौन से हैं, जैसे कंसाइलेशन, बोर्ड ऑफ कंसाइलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसाइलेशन, आर्बिट्रेटर, एजुडिकेशन। अब कंपल्सरी आर्बिट्रेशन को हम एजुडिकेशन बोलते हैं, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, रोल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट अगर पूछा जा सकता है ओनली 1 क्वेश्चन आउट ऑफ इट, इफ नॉट देन ठीक है, यू आर गुड टू गो। स्ट्राइक्स क्या होते हैं, लॉकआउट्स क्या होते हैं, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्ट्राइक्स, द लॉकआउट्स, द घिराव्स अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, important provisions यहाँ पे आप पढ़ेंगे, and this is going to be very important, and this is actually a very important act. Now moving towards unit 7, which is based on labor legislation. Now the question could be asked, and the important topics is principle associated with the labor legislation, classification of the labor legislation. आपसे पूछ लिया जाएगा सोशल सिक्योरिटी पे बेस्ड कौन से एक्ट आते हैं। आपको पता है सोशल सिक्योरिटी की बात करें, वर्कमैन कॉम्पनसेशन है, ग्रेचुटी एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। आपसे पूछ लिया जाएगा रेगुलेटिव प्रोविजंस बताइए, रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशंस बताइए। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका पूरा स्नैपशॉट, कब आया था, करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, राइट, कब इंडिया फाउंडिंग मेंबर बना, उसके बाद क्या रिकमेंडेशन है, क्या कन्वेंशन है, कितने कन्वेंशन इंडिया ने अभी तक रेक्टिफाई कर दिए हैं, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेन सोशल जस्टिस इन द लेबर लेजिस्लेशन वाला पार्ट somewhere is related to the ILO, and Indian constitution and the labor laws, very important topic. You can expect 2 to 3 questions, जैसे lot of articles are here, article 17, article 19, article 23, article 1390, article 41, article 42 है ना। So these are the important aspects यहाँ पे। Then as per the constitution, the parts of the constitutions contain your 7th schedule talks about the list, जैसे यूनियन लिस्ट क्या हो गया, आपका कॉन्ग्रेंट लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, उसके बारे में भी बात करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री एक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, all the important sections, not all the sections, but I would recommend you important sections associated with this. Then Mines Act, important sections, important provisions related to this. Then we have Interstate Migrant Workmen Act, इसकी objectivity, इसकी applicability and इसका provision, very very important, right? Then we have the Contract Labor Act 1970, again objectivity, applicability, important provisions. Building and Construction Workers Regulation of Employment and Condition of Services Act 1996, again objectivity, applicability and important provisions. Child Labor Act 1986, objectivity, then provisions, important provisions and the applicability. अब चाइल्ड लेबर में आपको थोड़ा सा एडोलसेंट के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन पिछली बार एडोलसेंट से पूछा गया था कि एडोलसेंट्स की वर्किंग आवर्स के बारे में बताना है, तो वो भी चाइल्ड लेबर में कहीं ना कहीं आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आया था। सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। Let's proceed towards unit 8, which is based on the wages. So what do we understand by wages? What are the types of wages or the wage structure? Like minimum wages, then we have fair wages, then we have a living wages. What are the factors which are actually influencing the wages? ऐसे कौन से factor है जो wages को influence करते हैं? Wages से related theory, जैसे आपका जो वेजेस से रिलेटेड थ्योरीज है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, मैच दी फॉलोइंग के कंटेक्स्ट में देखने को मिलता है, और एक स्टेटमेंट दी जाती है, यू रियली नीड टू रिकॉग्नाइज द प्रोपोगेटर ऑफ दैट थ्योरी, राइट। देन वेज डिफरेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, डेमोग्राफी के बेसिस पे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कुड बी फ्रॉम दिस टॉपिक एज वेल। देन इंपॉर्टेंट legislation, that is Minimum Wages Act 1948, objectivity, applicability, important provisions. Payment of Wages Act, objectivity, applicability, important provisions. अब मिनिमम वेजेस एक्ट जहां पे पूछा जाता है ना गाइड, जहां पे आपको पूछा जाएगा कि एक्ट में प्रोविजन ऑफ फिक्सिंग द मिनिमम वेजेस है, रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस है, तो वहां पे हमेशा आपके मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल होता है। लेकिन जहां पे आपसे पूछा जाता है प्रोविजन फॉर द डिडक्शंस,
जहाँ पे डिडक्शंस की बात की जाती है तो वहां पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 अच्छा एप्लीकेबल होता है, तो ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव अ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, है ना, हाउ डू वी कैलकुलेट द बोनस, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर द बोनस, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। सो यहाँ पे आप न्यूमेरिकल को भी स्टडी करेंगे। Then we have Equal Remuneration Act. We have seen one question in 2019 paper, very easy question था, yes, बहुत easy act है. Then we have a Gratuity Act. So apart from the theoretical rationale of this act, you also need to understand in Gratuity Act the numerical problem, है ना, how we are going to calculate the gratuity. Then we have Employees Provident Fund and Miscellaneous Act 1952, important provisions जैसे कि पहले तो applicability, उसके बाद important provisions जैसे कि यू कैन से आपका ट्रिब्यूनल से रिलेटेड हो गया, आपका एग्जीक्यूटिव कमिटी हो गया, आपका सेंट्रल बोर्ड हो गया। सो इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, यू रियली हैव टू कवर दैट इन दिस एक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड्स द लेबर वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट अगेन। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ द लेबर वेलफेयर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेबर वेलफेयर, then important aspect theory is very 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 important, you can mark it VVIP, ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। एंड अगेन मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है। प्रिंसिपल्स विच आर एसोसिएटेड विद द लेबर वेलफेयर, देन वन क्वेश्चन कुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड हाइजीन, one question from the occupational diseases, one or two question from the occupational diseases, and one could be from the industrial accident. So you can expect you can expect 4 question, है ना, 4 to 5 क्वेश्चन आउट ऑफ द लेबर वेलफेयर। देन वन क्वेश्चन जो हमेशा से पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज वन क्वेश्चन फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट, राइट। Then last but not the least, we have a unit which is absolutely based on, guys, the labor market, right? So labor market में सबसे पहले आपको पढ़ना है what do we understand by the term labor market, ठीक है, what are the different types of market, like आपका perfect है, imperfect market है, natural market है, structured है, unstructured market है। Then you really need to understand the concept related to demand and supply of labor, कहाँ पे डिमांड फॉर लेबर डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कहाँ पे आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आपका बैकवर्ड बेंडिंग होता है, क्यों होता है, व्हाट डू वी मीन बाय द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, है ना, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बारे में हम लोग क्या समझते हैं। देन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद यू कैन ऑल्सो गो विद दी व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर मार्केट, लेबर मार्केट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या डायनेमिक्स होता है लेबर मार्केट का, एंड द इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पे हम यहाँ पे सोशलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं, एंड व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर in India, in Indian context, I would say, ठीक है। So guys, these are 10 units, and I have shared with you what are the important topics that you really need to cover. You cannot afford to skip all these topics, because you can definitely expect lot of questions from all these topics. One thing that I would like to share with you guys, net के exam में 90% question would be covered from the syllabus itself, and you have to be very very ready that 10% question could be asked from the any concept of HR, चाहे वो आपने BBA में स्टडी किया हो, चाहे वो आपने MBA में स्टडी किया हो। I can give you a very small example, like here the aspects related to the transactional analysis is not mentioned here, but you can expect the question from the transactional analysis also, and we have seen that in the previous year questions also, ठीक है। सिलेबस में कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की ओबी में बात नहीं की गई है, लेकिन आपने दिसंबर 2019 के पेपर में कॉन्फ्लिक्ट से 3 क्वेश्चन देखे, है ना। सो इसीलिए मैं कहती हूँ 90% तो यही सिलेबस से क्वेश्चन बनता है, लेकिन 10% की प्रोबेबिलिटी वही होती है कि यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन जो आपने बीबी में पढ़ा हो सकता है, अपने कोर्स सिलेबस में, या एमबीए में पढ़ा हो सकता है। सो वहां पे यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दी, वंस यू विल कवर द एंटायर सिलेबस, देन आई वुड रिकमेंड यू, देन यू शुड डेफिनेटली मूव टुवर्ड अदर एस्पेक्ट्स, है ना, जैसे कि डार्क ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, जैसे कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, जैसे कि जोरी विंडो है, कहीं मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन आता है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, कहीं मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन कुड बी एक्सपेक्टेड, है ना। सो यू रियली हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितना एचआर के कॉन्सेप्ट है उन सभी को पढ़ लीजिए, एंड यू आर डेफिनेटली गुड टू गो। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो इन द सेशन, एंड just be with me, just stay tuned for more upcoming videos, and इसके बाद आपको बहुत से videos देखने को मिलेंगे based on the strategy, what could be the right strategy, how you can crack the
NT-NET examination which is going to held this year 2020. Though we all are aware just because of the COVID-19 problem, ये भी expected है कि आपका एग्जाम शिफ्ट हो सकता है, जून के बाद हो सकता है, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन को पूरा अच्छे तरीके से रखना है. सो इसके बाद लॉट ऑफ पीपल दे आर जस्ट मैसेजिंग मी, मैम please share some books related to paper 2 labor welfare. So next video would be based on the books, and उसके बाद जो video होगा that would be based on the strategy. What could be the right approach and the right strategy to qualify or crack the NT-NET examination 2020, right? So guys, that's all about today's video. I hope you all have understood the video. I hope you all have you all have jotted down which are the important topics that you really need to cover. So yes, stay tuned with the channel, and I'll be back very soon with the videos based on books and what could be the right strategy to crack the NT-NET examination. So that's all about from my end, guys. Thank you and bye bye. Thanks for watching.